नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रयोग कर रही है इस चुनाव में। इससे पहले उसने ये प्रयोग कभी नहीं किया। वैसे कर्नाटक की लड़ाई जो है बड़ी कठिन है, बीजेपी के लिए भी कांग्रेस के लिए भी। बड़ा नज़दीकी मामला है। किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक पार्टी बहुत बड़ी बढ़त लेकर आगे है, लेकिन लड़ाई नज़दीकी है। दोनों के बारे में कहा जा सकता है कि प्लस पॉइंट उनके साथ भी है और उनके साथ भी है, नेगेटिव भी दोनों के साथ है। तो 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था और 2023 में जो होने जा रहा है, जिसकी तारीख चुनाव आयोग ने घोषित कर दी है, 10 तारीख को मतदान है, 13 को नतीजे आएंगे। उसमें दोनों पार्टियों की स्थिति क्या है, दोनों की ताकत क्या है, कमज़ोरी क्या है, इसकी बात करते हैं। और 18 में बीजेपी जितनी ताकतवर थी उससे कमज़ोर हुई है या ज़्यादा ताकतवर हुई है, कांग्रेस कमज़ोर हुई है या ज़्यादा ताकतवर हुई है, इसकी बात करेंगे। बीजेपी जो नया प्रयोग कर रही है, अभी तक बीजेपी देखिए निर्भर थी कर्नाटक में लिंगायत वोटों पर। लिंगायत समुदाय कर्नाटक का सबसे बड़ा जातीय समूह है आबादी की दृष्टि से, और वो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर कई दशकों से है। लिंगायत वोट एक समय कांग्रेस के साथ था, जब निजलिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस में स्प्लिट हुआ तो वो कुछ समय बाद वो वोट खिसक कर जो है वो जनता पार्टी के साथ गया। जनता पार्टी से फिर जनता पार्टी टूटी तो जनता दल, और उसके बाद फिर जो है बीजेपी के साथ आया। बीजेपी के साथ लंबे समय से है, लेकिन एक फ़र्क कर्नाटक और दूसरे राज्यों की राजनीति में है। दूसरे राज्यों में जो जातीय समूह बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो, या दूसरे दलों से भी, वो विचारधारा के आधार पर जुड़े हुए हैं। एक कमिटमेंट है पार्टी की आइडियोलॉजी के प्रति, लेकिन कर्नाटक में ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए समझाता हूँ, दो राज्यों की तुलना कर लें अगर, तो गुजरात में पटेल समुदाय कभी कांग्रेस के साथ होता था, बीजेपी के साथ लंबे समय से है, पिछले 30-32 सालों से। और नेता कौन है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पटेल समुदाय के गुजरात में सबसे बड़े नेता केशुभाई पटेल बगावत करते हैं, नाराज़ होते हैं, पार्टी से निकलकर नई पार्टी बनाते हैं, बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता BS येदियुरप्पा नाराज़ होते हैं पार्टी से, पार्टी छोड़ते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं, बीजेपी का सफाया हो जाता है। तो यहाँ जो कमिटमेंट है, जो जुड़ाव है, वो नेता से है, विचारधारा से नहीं है। तो एक तरह से ये ट्रांजैक्शनल है कि हमारे नेता को, हमारे समुदाय को आप क्या देंगे, उसके बदले में हम आपको क्या देंगे। तो इस अंतर को हमको कर्नाटक की बात करते हुए ध्यान में रखना चाहिए। कर्नाटक में तीन, अगर चुनावी दृष्टि से देखें तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं मतदाताओं को। एक है लिंगायत समुदाय, दूसरा है वोकालिगा समुदाय, जो लिंगायत के बाद आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और तीसरे में एक ग्रुप आता है जिसका नाम है अहिंदा। कर्नाटक का ये कन्नड़ भाषा का जो है एक्रोनिम है। इसमें कौन कौन आता है? इसमें OBC आता है, इसमें दलित आते हैं, और इसमें मुसलमान आते हैं। तो अहिंदा का जैसे गुजरात में खाम बना था, माधव सिंह सोलंकी ने बनाया था, वैसे ही कर्नाटक में ये अहिंदा बनाया था देवराज अरस ने। कांग्रेस के बड़े नेता थे, पिछड़ा वर्ग से आते थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे, और 1978 में जो स्प्लिट हुई उसमें इंदिरा गांधी से अलग होकर उन्होंने अपनी रीजनल पार्टी बनाई थी। देवराज अरस के बाद कर्नाटक में अहिंदा वर्ग के सबसे बड़े नेता के रूप में सिद्धारमैया उभरे। जनता दल में थे, लेकिन जनता दल में चूँकि देवगौड़ा जो है, JDS में देवगौड़ा अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते थे। ये वंशवादी पार्टियों की बड़ी दिक्कत है कि वहाँ जो जनाधार वाला नेता है, जैसे कांग्रेस पार्टी में है वैसे ही वहाँ है, उसको बढ़ने नहीं दिया जाता। सिद्धारमैया को लग गया कि बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं तो मेरे लिए कोई जगह है नहीं, तो उन्होंने JDS छोड़ा और कांग्रेस पार्टी में आ गए। कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे नेता की ज़रूरत भी थी, दोनों के हित मिल गए। तो सिद्धारमैया इस समय कांग्रेस में है और अहिंदा वर्ग के सबसे बड़े नेता, सबसे मजबूत नेता है। इसलिए कांग्रेस के लिए अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनको मुख्यमंत्री बनाना मजबूरी होगा DK शिव कुमार की तुलना में, लेकिन वो बाद की बात है। तो ये पहली बार अहिंदा और वोकालिगा में पहली बार पैठ बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी।
अभी तक वो लिंगायत समुदाय पर निर्भर थी और उसका जो जनाधार था वो कोस्टल कर्नाटका यानी तटीय जो कर्नाटक है, और उसके साथ साथ मुंबई कर्नाटक का जो हिस्सा है वो गढ़ माना जाता है बीजेपी का। मैसूरी रीजन जो है, जो वोकालिगा का गढ़ है, वहाँ बीजेपी बहुत बुरी तरह से तीसरे नंबर पर आती है, पुअर थर्ड के रूप में। वहाँ मुख्य लड़ाई कांग्रेस और जेडीएस के बीच में होती है। पिछले 2-3 दशकों से इस इलाके पर जेडीएस का एक तरह से कब्जा कहें दबदबा है, लेकिन उसको चुनौती कांग्रेस ही देती है। अब देखिए, ये लिंगायत और वोकालिगा, इनको ये मत समझिए कि ये कर्नाटक के सवर्ण वर्ग में आते हैं, ये भी पिछड़ा वर्ग में आते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी बनी है या जो है आबादी का घनत्व ऐसा है, व्याप ऐसा है कि बहुत ही कम नाम मात्र की सीटें हैं जहां वोकालिगा और लिंगायत आमने सामने होते हैं। इसलिए बीजेपी को भी फ़ायदा है, इसलिए जेडीएस को भी फ़ायदा है। वोकालिगा समुदाय में वहाँ लिंगायत का असर नहीं है तो जेडीएस को फ़ायदा होता है, जहाँ लिंगायत ज़्यादा है वहाँ वोकालिगा नहीं है तो इसलिए जो है बीजेपी को फ़ायदा होता है। लेकिन बीजेपी ने जो इस बार किया है उसकी कोशिश लगातार गुजरात चुनाव से पहले से है कि आदिवासी इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाई जाए। आदिवासियों पर कर्नाटक के ज़्यादा ध्यान किसी ने दिया नहीं, इस बार बीजेपी ने देने की कोशिश की है। उसने गुजरात में जो किया उसका नतीजा उसको सफलता के रूप में दिखाई दिया, तो कर्नाटक में भी किया है। उसके अलावा जो 18 से अब में परिवर्तन आया है, 2 बड़े परिवर्तन कह सकते हैं दोनों पार्टियों की दृष्टि से। 18 में एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा बीजेपी को था, 23 में एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी को एक बड़ा फ़ायदा ये है सत्ता में रहने का, डबल इंजन की सरकार का, यानी केंद्रीय योजनाओं का। केंद्रीय योजनाओं को जिस तरह से लागू किया गया है उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलना तय है। वो केंद्र की कोई भी योजना हो, जनधन अकाउंट की बात हो या फिर उज्ज्वला गैस योजना की बात हो या फिर शौचालय की बात हो या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, इन सब का फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा क्योंकि पिछले 5 सालों में इन योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने की कोशिश हुई है। तो ये एक एडवांटेज बीजेपी को है जो कांग्रेस पार्टी को नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी और कांग्रेस में जो फ़र्क आया है वो येदियुरप्पा इस बार सीधे मैदान में नहीं है जो 2018 में थे। वो बीजेपी की सेना का एक तरह से संचालन कर रहे हैं, लेकिन पृष्ठभूमि से। बसवराज बोम्मई लिंगायत समुदाय से ही आते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। तो बीजेपी ने आखिरी समय पर कुछ और दांव चला। बीजेपी जो मैं शुरू में मैंने कही कि 2 नए प्रयोग कर रही है, उसमें पहला प्रयोग बीजेपी ने किया कि ये वोकालिगा और अहिंदा समाज में पैठ बनाने की। तो आरक्षण के जरिए पहला दाव तो चला, आरक्षण के जरिए आरक्षण में जो बदलाव किया, 4% जो मुसलमानों को आरक्षण था उसको पिछड़ा वर्ग में उसको ख़त्म कर दिया, उसको 10% का जो है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का आरक्षण है उसमें शामिल कर दिया, और जो 4% ये आरक्षण का बचा उसमें से 2% वीरशैव लिंगायत समुदाय को दे दिया और 2% वोकालिगा समुदाय को दे दिया। तो उसका मकसद ये था कि वीरशैव लिंगायत को खुश किया जाए और वोकालिगा में अपनी पैठ बनाई जाए। बीजेपी इस गढ़ को जेडीएस और कांग्रेस की तोड़ना चाहती है इस बार, इसलिए उसने बहुत काम किया है। वोकालिगा समुदाय के आइकन जो है उनकी मूर्ति 108 फीट की बेंगलोर में, उसका अनावरण प्रधानमंत्री ने किया। उसके अलावा देवगौड़ा की तारीफ लगातार प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो वोकालिगा समुदाय को ये संदेश देना चाहते हैं कि डीके कुमारस्वामी एचडी देवगौड़ा नहीं हैं। वो एचडी देवगौड़ा की तरह आपके समुदाय का ध्यान नहीं रख सकते, आपके समुदाय को उस तरह से सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दिला सकते। तो समय आ गया है कि आप देवगौड़ा परिवार को छोड़कर भाजपा से जुड़ जाइए। ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हुई है। ख़ास तौर से 2019 के लोकसभा चुनाव में जो कामयाबी मिली है इस इलाके में, खासतौर से मंड्या जो गढ़ माना जाता है वोकालिगा समुदाय का, जहाँ से एसएम कृष्णा आते थे जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे। उस इलाके में मंड्या की सीट जो है
वो सुमलता जीती थी, कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता अम्बरीश, दिवंगत अम्बरीश की पत्नी हैं। वो इंडिपेंडेंट के रूप में भाजपा के समर्थन से जीती थी, वो अब भाजपा के साथ हैं। तो ये कुल मिलाकर वोकालिगा समुदाय में अपनी पैठ बनाने की पहली बार इतनी गंभीर कोशिश बीजेपी ने की है। दूसरा प्रयोग किया है बीजेपी ने, वो है हिंदुत्व का, कि इस जाति की जकड़न को तोड़ने के लिए क्या हिंदुत्व का कार्ड चल सकता है। ये जो 4% मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म किया है, उसके जरिए और उससे पहले चाहे हिजाब का मामला हो या फिर धर्म परिवर्तन का मामला हो, हलाल मीट को की बिक्री रोकने का मामला हो, इन सब मुद्दों पर जिस तरह से स्टैंड लिया है बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में, उससे एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उभारना चाहती है ताकि जाति का आग्रह कम होता जाए। तो जाति से जो उसकी लड़ने की मजबूरी है वो कम होती जाए। इसके अलावा दलित समुदाय और आदिवासी समुदाय दोनों के आरक्षण के कोटे में बढ़ोतरी की गई है। उसका फ़ायदा कितना बीजेपी को मिलेगा ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन उसका नुकसान तो नहीं होने वाला है, तो उसका फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो ये आरक्षण की पूरी व्यवस्था में जो परिवर्तन किया है भाजपा ने, तो एक तरह से सभी चीज़ों को आप समझिए कि एक हांडी में डालकर और हिला दिया है। तो अब उसमें से क्या निकलेगा, किसके लिए अच्छा किसके लिए बुरा, ये बताना आज की तारीख में मुश्किल है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि 2018 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है। कांग्रेस की हमेशा से जो समस्या रही है वो इस चुनाव में भी है, वो है 2 नेताओं की प्रतिस्पर्धा मुख्यमंत्री पद के लिए। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया, अगर इन दोनों के कैंप में झगड़ा नहीं होता है तो कांग्रेस को फ़ायदा होगा। अगर ये लगा कि सरकार आ रही है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, दूसरे को रोकने के लिए अगर उस गुट के लोगों को हराने की कोशिश होती है उम्मीदवारों को, तो फिर कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस के पास समस्या ये है कि कोई नेशनल कैंपेनर नहीं है। राहुल गांधी की वो अपील नहीं है, सोनिया गांधी अब कैंपेन करती नहीं है और कोई नेता है नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक के ही हैं, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो, लेकिन उनका समय निकल चुका है। बीजेपी को इस मामले में बहुत बड़ा एडवांटेज है, लाभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है, मैंने पहले भी कहा था कि गुजरात उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां मोदी की अपील सबसे ज़्यादा है और उसका प्रभाव, उसका नतीजा आपको लोकसभा चुनाव में दिखाई देता है। 28 में से 26 सीटें बीजेपी, 25 + 1 26 सीटें बीजेपी जीती प्रधानमंत्री के नाम पर। यहाँ प्रधानमंत्री के नाम पर अतिरिक्त वोट पड़ता है, लेकिन क्या वो विधानसभा में भी पड़ेगा तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोकसभा जितना। जब प्रधानमंत्री अपने लिए वोट मांगने जाते हैं तब लोगों का रवैया अलग होता है, जब वो विधानसभा चुनाव में वोट मांगने जाते हैं तो लोगों का रवैया थोड़ा सा अलग होता है। फिर स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी हो जाते हैं, स्थानीय नेताओं की छवि, समीकरण और बाकी चीज़ें जो है हावी हो जाते हैं, तो वो प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ट्रम्प कार्ड अगर बीजेपी के पास है कोई कुछ, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। उसका कितना असर होगा, बीजेपी ने जो नए प्रयोग किए हैं उनका कितना असर होगा, आरक्षण में जो परिवर्तन किया है उसका कितना असर होगा, हिंदुत्व का मुद्दा जिस तरह से कर्नाटक में चला है पिछले कम से कम 2-2.5 साल में, तो निश्चित रूप से जिस तरह से हिंदू नेताओं की हत्या हुई है उसको लेकर जो माहौल बना है, इन सब को देखते हुए ये लड़ाई कठिन तो है, लेकिन 2018 की तुलना में कम कठिन है बीजेपी के लिए। कांग्रेस के लिए जितनी कठिन 2018 में थी उतनी ही कठिन 2023 में भी है। 2018 में एक एडवांटेज कांग्रेस को ये भी था कि एक माहौल बनाया जा रहा था, माहौल बन रहा था विपक्षी एकता का और बीजेपी की कमज़ोरी का, कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, गठबंधन की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बन सकती है। वो माहौल इस बार बिल्कुल नहीं है, कहीं उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो उसका जो भी लाभ पिछली बार कांग्रेस को मिला था इस बार नहीं मिलने वाला। तो अभी उम्मीदवारों का चयन होने दीजिए, ये आरक्षण में जो परिवर्तन हुआ है उसकी बात नीचे तक जाने दीजिए। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मददगार कांग्रेस पार्टी होगी, उसने शुरुआत कर दी है। जैसे ही 4% मुस्लिम आरक्षण बीजेपी ने ख़त्म किया,
वैसे ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो पहले दिन इसको रिस्टोर करेंगे। तो ये मुद्दा आने वाले समय में चुनाव के कैंपेन में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो सामाजिक समीकरण, हिंदुत्व, केंद्रीय योजनाएं, एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, किसका असर ज़्यादा होगा या कुल मिलाकर क्या नतीजा निकलेगा, ये आने वाले कैंपेन में जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ेगा धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।